दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉपिक वाइज 4 से 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस आदि के चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम आज के वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके पहले के जो 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें मैंने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास के वैदिक सभ्यता टॉपिक को कवर करेंगे। और दोस्तों, हमारे वैदिक सभ्यता के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन राइट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अब आइए हम सभी डिटेल में वैदिक सभ्यता के बारे में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके उलट हम लोगों ने जो 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर किए हैं उसके हिस्ट्री टॉपिक में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता है और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। 4 नदी के नाम आपको दिए हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी परुशणी या रावी नदी राइट आंसर हो जाएगा। परुशणी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध के नाम से इसे जाना जाता था, यह लड़ा गया था। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध परुशणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। 10 राजाओं का युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच में परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था युद्ध में, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। नेक्स्ट है, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। दोस्तों, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और इसका उल्लेख 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद में मिलता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभा और समिति नामक प्रजापति के 2 पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हम अगर बात करें अथर्ववेद में सभा और समित की, तो सभा और समित राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समित राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दोस्तों, सभा और समितियों में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। तो आप सभी को इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस में से हम अपने ऑप्शन को टारगेट करें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद के रूप में ऋग्वेद को जाना जाता है। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा कि संहिता इन 4 वेदों को कहा जाता है और वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद को लिखा नहीं गया था, इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है और सबसे बाद का वेद यानी सबसे नया वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 6 मंडलों को दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, 7वां को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र है। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा।
ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। होत्र ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चतुर्थ वर्ण की, तो चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना की गई है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे आप याद रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस देख के आप सभी को भी आंसर्स गेस करने हैं। फ्रेंड्स, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणक थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणक है। अब आइए हम सभी कुछ महत्वपूर्ण दर्शन और उनके प्रतिपादक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बद्रायण थे। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार अगर आपने इसे देख लिया तो यह जरूर याद हो जाएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा कुल मिलाकर 13 समितियां को नियुक्त किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सभी इनके कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष नाम आपको याद रखने हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे बोला जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, इंपॉर्टेंट यह भी है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। आइए हम सभी इसके अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर यह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, BL मित्र के स्थान पर और DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इन नामों को आप याद कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के ये 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की प्रस्तावना का रूप लेता है और इसे 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा मिली थी। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था?
फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आइए हम सभी अपने तिरंगा के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे जानते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रगान, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा का 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के संसद के रूप में आविर्भाव भारत के पहले लोकसभा के चुनाव तक हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आइए इसके बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सीमा, सियाल, नीफे, इसका क्रम क्या सही होगा। तो आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन बी सबसे पहले पृथ्वी के धरातल में सियाल, उसके बाद सीमा और फिर नीफे आता है। आइए इसके बारे में हम सभी डिटेल में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, आवरण, जिसे इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, और केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में भूपर्पटी, आवरण, केंद्रीय भाग में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी को 2 भाग में सियोल और सीमा के रूप में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी को 2 भाग में सियोल और सीमा के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें सियोल की, तो सियोल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे सियोल कहा जाता है। सियोल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाती है। अगर हम बात करें पृथ्वी के भूपर्पटी के दूसरे भाग सीमा की, तो दोस्तों सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस का बना होता है, जिसे निफे के नाम से जाना जाता है। निकेल और फेरस से पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन बी 29.2 या लगभग 29% पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी इसके बारे में की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल का क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर 61% और दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का विस्तार है। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 61% जल पाया जाता है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है घराना और उसके कलाकार। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ऑप्शन ए ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान ग्वालियर शहर भारत में लोकप्रिय हुआ और ध्रुपद गायकी के लिए यह घराना प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक के नाम आप सभी को याद रखने हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर इंपॉर्टेंट है, ओंकार नाथ ठाकुर और गुलाम हसन सागन, ये ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना था? दोस्तों, भारत के द्वारा विश्व कप क्रिकेट ओडीआई का चैंपियन 1983 में बना गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1983 ओडीआई में भारतीय क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बनी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की, तो 1983 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराकर चैंपियन बनी थी। वेस्ट इंडीज को भारत के द्वारा फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड कप 1983 में हराया गया था। और 1983 के कप्तान आप सभी को याद रखने हैं। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव जी थे। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। कुछ समय के इशू के कारण आज का आपका वीडियो थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसे आप मैनेज कीजिएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।